नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोग मॉड्यूल 7 विपणन प्रबंध पढ़ रहे हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बात की थी कि इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 19, पार्ट 20 और पार्ट 21। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो पिछले वीडियो हमने देखा, पार्ट 19 का पहला हमने देखा था। पार्ट 19 का शीर्षक है मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन या विपणन एक परिचय। तो हमने जो पढ़ा पिछले वीडियो में क्या देखा, विपणन का अर्थ हमने जाना कि मार्केटिंग क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, विपणन की जो पारंपरिक अवधारणा है, जो ट्रेडिशनल उसकी कंसेप्ट है उसके बारे में जाना। फिर हमने जो उसकी आधुनिक अवधारणा है उसके बारे में जाना। हमने देखा था कि जो पारंपरिक अवधारणा थी उसमें केवल हम लाभ कमाने पे फोकस करते थे। कोई भी कंपनी होती थी केवल लाभ कमाने की ओर देखती थी, ज्यादा से ज्यादा माल अपना बेचना चाहती थी। जबकि जो विपणन या मार्केटिंग की जो नया कंसेप्ट है उसके अंतर्गत या आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राहक की संतुष्टि पर ध्यान दिया जाता है। मतलब ग्राहक की संतुष्टि के साथ साथ आपको ग्राहक को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाना होता है। ठीक है। फिर हमने विपणन प्रबंध दर्शन के बारे में बात करी, बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे कि जिसमें कि विपणन के बारे में बात की गई थी। और फिर हमने लास्ट में विपणन और विक्रय में अंतर जाना कि क्या डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग में। ठीक है। तो आज हम जो बात करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे विपणन के महत्व के बारे में। ठीक है, मतलब विपणन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो व्यवसाय, उपभोक्ता और समाज तीनों के लिए ही मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहली बात है कि विपणन व्यवसाय की बदलती अभिरुचियों, मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस के अंदर उन चीजों को देखता है। फैशन और ग्राहक की प्राथमिकताओं के अनुरूप कदम ताल करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उपभोक्ताओं का निर्धारण नियमित रूप से होता है। आपकी जो कंपनी है वो उपभोक्ताओं का ध्यान रखती है, उनको उनकी उनकी पसंद क्या है उसके हिसाब से आपको उत्पादों में सुधार करना हो तो वो भी आप करते हैं। अगर किसी नए उत्पाद की बाजार में मांग है तो उसको लाने का भी आप काम करते हैं। तो इस प्रकार से विपणन जो होता है वो उपभोक्ताओं को और अधिक गुणवत्ता की वस्तुएं उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो ग्राहक हैं, ये जो उपभोक्ता हैं, उनके कितनी मदद विपणन के द्वारा होती है। साथ में विपणन जो है वो उत्पाद को साल भर सभी स्थानों पर उपलब्ध कराने में सहायक होता है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उत्पाद का वितरण है वो भी विपणन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, हम लोग जैसे आपने देखा होगा, आप कश्मीर की शॉल हो या आसाम की चाय हो तो आप उसको देश में कहीं पर भी किसी भी इलाके में हो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें इसमें क्या चीजें मदद करती हैं, आपकी सही पैकेजिंग हो गई, फिर स्टोरेज के सही इंतजाम हो गए, माल गोदाम हो गए, उनके समुचित प्रयास से आप लोग इन चीजों को उपलब्ध अपने लिए करवा पाते हैं और व्यवसाय आपके लिए विपणन की सहायता से इन चीजों को उपलब्ध करा देता है। साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो गैर मौसमी चीजें हैं, जैसे कई बार जिस मौसम में सेब नहीं भी आता होगा, स्टोरेज की मदद से आप लोग उस मौसम में भी सेब खा पाते हैं। सेब हो गया, नारंगी हो गई, जो कि जैसे ये सारे मौसमी फल होते हैं लेकिन उनको आप साल भर खा पाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो विपणन होता है वो समय और स्थान की उपयोगिता का निर्माण करता है। ठीक है ना, अगली बात आती है विपणन के महत्व में, वो है विपणन आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे अदा करता है? विपणन के अंतर्गत बहुत सारे क्रियाकलाप
किए जाते हैं, जैसे विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, पैकेजिंग, परिवहन, ये सारे के सारे। तो इससे क्या होता है, इससे अधिकतर लोगों को रोजगार और व्यवसाय के विकास में सहायता मिलती है, उनके व्यवसाय के विकास में गति आती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब व्यापार का विकास होगा तो आपके चारों ओर का विकास होगा और कुल मिला के अगर हम कहें तो देश का आर्थिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार से विपणन आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट होता है, मार्केटिंग की वजह से बहुत सारे काम होते हैं, उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, और रोजगार मिलता है तो इकोनॉमी में वो पैसा आता है सर्कुलेशन में। अगली बात आती है कि विपणन बिक्री की मात्रा को बढ़ाता है और साथ साथ बिक्री की मात्रा को बढ़ा के आमदनी बढ़ाने में व्यवसाय को सहायता प्रदान करता है, तथा साथ ही लंबे समय तक व्यवसाय की सफलता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। कोई भी व्यवसाय लंबे समय तक तभी काम कर सकता है जबकि वो एक निश्चित मात्रा में प्रॉफिट लेता रहे, लाभ कमाता रहे, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस आप बिना लाभ के बहुत लंबी अवधि तक नहीं चला पाते हैं, ठीक है ना। कोई भी बिजनेस, अगर आप किसी भी बिजनेस की बात करें तो वो लॉस में नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो लंबे समय तक अगर व्यवसाय को चलाना है तो आपको विपणन की सहायता से बिक्री की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ अपनी आमदनी बढ़ानी होगी, ठीक है। तो और इसके साथ साथ हमने ये बात कर ली थी कि समय और स्थान की उपयोगिता का निर्माण करता है। इसमें एक और चीज होती है कि विपणन जो है वो प्रभावी रूप से व्यवसाय को स्पर्धात्मक बनाता है, मतलब कॉम्पिटिटिव बनाता है। आप देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं चीजों को, अपने प्रतिद्वंदी को देखते हैं, जो दूसरा दुकानदार है या दूसरा मैन्युफैक्चरर है वो किस प्रकार से मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो आप प्रभावी रूप में अपनी मार्केटिंग को सुधारते हैं और उससे व्यवसाय को स्पर्धात्मक बनाने में आपको मदद मिलती है, ठीक है ना। तो ये विपणन के कुछ फायदे हैं, विपणन का महत्व है। इसके बाद आती है बात विपणन के उद्देश्य की। तो विपणन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मार्केटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आधुनिक अवधारणा के हिसाब से आप देखें तो ग्राहक को संतुष्ट करना या ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना। दूसरा है मांग में वृद्धि, और इसके बाद आता है ग्राहक को अधिक गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराना, और बाद में आता है संगठन की ख्याति का निर्माण करना, ठीक है ना, और लाभकारी बिक्री की मात्रा को बढ़ाना। तो इसको अगर हम एक एक करके देखें तो सबसे पहला आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करना ये सबसे पहला उद्देश्य होता है, प्राथमिक उद्देश्य जो होता है विपणन का, ठीक है ना। वो सारी जो विपणन की सारी गतिविधियां होती हैं वो ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करने पर केंद्रित होती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी प्रकार से ग्राहक को संतुष्टि प्रदान की जाए। तो विपणन ग्राहक की आवश्यकताओं को जानने के साथ शुरू होता है और वो माल तथा वस्तु को तैयार करता है जो ग्राहक को प्रभावी रूप से संतुष्टि दे सके, ठीक है ना। इसी यही नहीं, वस्तु का मूल्य का निर्धारण करना हो, विपणन के जो वितरण, जो डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, वो सारे कार्य को भी इसी प्रकार से नियोजित किया जाता है ताकि ग्राहक को अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो जाए। इसके बाद आती है मांग में वृद्धि। तो विज्ञापन और बिक्री बढ़ाने के सभी प्रयत्नों के द्वारा, क्योंकि विज्ञापन भी इसी के अंदर आता है, विपणन के अंदर, मार्केटिंग के अंदर ही एडवर्टाइजिंग भी आती है और सेल्स प्रमोशन भी आता है, ठीक है ना। तो बिक्री बढ़ाने के सभी प्रयत्नों के द्वारा विपणन का उद्देश्य अपने उत्पाद की अतिरिक्त मांग पैदा करना होता है। तो ये सारे काम हम क्यों करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, सेल्स प्रमोशन करते हैं, ठीक है ना, सारे हम क्यों करते हैं, मांग में वृद्धि करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारा जो प्रोडक्ट है उसको देखें, उसको यूज करें और लोगों की मांग बढ़े, ठीक है ना। लोग ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर हमारे सामानों को खरीदें, ठीक है। इसके पश्चात आती है बात ग्राहक को अधिक गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराना। तो ऑब्वियस सी बात है, विपणन का ये एक मूलभूत उद्देश्य है। अगर आप ग्राहक को अधिक गुणवत्ता का उत्पाद उपलब्ध कराएंगे तभी उसको ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो पाएगी। तो व्यावसायिक इकाइयां जो होती हैं वो अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज और अपना टेक्निकल जो एक्यूमेन है, जो तकनीकी कौशल है, उसको निरंतर बढ़ाते रहते हैं जिससे कि वो बेहतर उत्पाद बना सकें, ठीक है ना। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, उनके कंपटीटर उनको मार्केट से बाहर कर देंगे। अगली बात आती है संगठन की ख्याति का निर्माण करना। तो विपणन का ये दूसरा उद्देश्य है कि वो संगठन के लिए लोगों के मन में एक अच्छी धारणा और ख्याति का निर्माण करवाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे उत्पाद के लिए लोगों के अंदर कमिटमेंट होगी, ठीक है ना। आपने बहुत सारे ऐसे ब्रांड देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे जिनको कि ग्राहक बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं,
ठीक है ना। और अगर वो कंपनी कोई और नए तरीके के उत्पाद अगर लॉन्च करती है तो उसको भी खरीदने के लिए लोग तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसे होता है, ये जो प्रसिद्धि है, ये जो ख्याति है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण भी विपणन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। अगली बात आती है लाभकारी बिक्री की मात्रा को बढ़ाना। तो हमने बात करी कि अंततोगत्वा जो मेन जो प्रयास है, विपणन का प्रयत्न है, उसका उसका उद्देश्य होता है व्यवसाय में लाभकारी बिक्री की मात्रा को बढ़ाना, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं, ग्राहकों की आप जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा और क्षमता, मतलब ऐसा नहीं कि आपने बहुत महंगे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, उनकी सुविधा और क्षमता के मुताबिक सही समय और स्थान पर यदि आप उत्पाद उपलब्ध कराएंगे, प्रोडक्ट उपलब्ध कराएंगे, तो निश्चित रूप से इससे आपकी जो माल की बिक्री है और लाभ है, उसमें दोनों चीज़ों में वृद्धि होगी। अब इस पार्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है विपणन में निष्पादित क्रियाकलाप। तो कौन कौन से काम किए जाते हैं मार्केटिंग के अंतर्गत, तो एक एक करके पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आप करते हैं विपणन शोध, इसको बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले आप करते हैं कि मार्केट की रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार का प्रोडक्ट की आवश्यकता है, लोगों की अभिरुचियां क्या हैं, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले यानी कि जो विपणन है, मार्केटिंग है, वो विपणन शोध से शुरू होती है। इसके बाद आता है उत्पाद योजना और विकास। या आप प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार से आप उत्पाद बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, और उस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, मशीनें लाते हैं, ठीक है ना। ये सब किस में आते हैं, उत्पाद योजना और विकास। उसके बाद फिर आप खरीदना और एकत्र करने वाला काम करते हैं। खरीदना और एकत्र करने का मतलब है, अगर आप निर्माण वाली इकाई है तो आप कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे, जिसके के आधार पर आप चीजों को बनाएंगे, तो आप रॉ मटेरियल टाइप का इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आता है पैकेजिंग, ठीक है ना, कि आपको अपना जो एंड प्रोडक्ट आपका तैयार हो जाएगा, उसको किस प्रकार से मार्केट में भेजना है। उसको गत्ते की पैकिंग करनी है, या पैकिंग करनी है, या मेटल की किसी चीज से पैकिंग करनी है, जो भी आपको समझ में आए, जो भी आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक हो, उस हिसाब से आप पैकेजिंग करेंगे। इसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन, ठीक है ना, या प्रोडक्ट का प्रमोशन, तो उत्पाद का संवर्धन करेंगे। उसके पश्चात आप फिर उसके बाद उत्पाद का मूल्य निर्धारण करेंगे, उसका कितना पैसा आप चार्ज करेंगे, कितने रुपए का उसको माल को आप बेचेंगे। फिर आप ब्रांडिंग करेंगे, उसको एक ब्रांड नेम देंगे, ठीक है। इसके पश्चात मानकीकरण और श्रेणीकरण होगा। मानकीकरण और श्रेणीकरण में क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट है उनको एक स्टैंडर्ड के हिसाब से लगाएंगे, ठीक है ना। फिर आता है वितरण, आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर आता है सेल्स यानी कि विक्रय। उसके पश्चात आता है संग्रहण और भंडारण। तो जरूरी नहीं कि सारा माल जो आप बनाए वो बिक जाए, तो आपको माल को इकट्ठा करने के लिए भी आपके पास स्थान होना चाहिए, उसका संग्रहण करने के लिए और भंडारण करने के लिए आपके पास स्थान होना चाहिए। वो क्रिया भी आपको करनी पड़ेगी मार्केटिंग में ही। और सबसे लास्ट में है परिवहन। परिवहन के माध्यम से आप अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, या फिर अपने लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। ये सारा चीजें परिवहन में आता है। तो जो सबसे पहले हमने बात की थी, विपणन शोध से प्रारंभ होता है, जो मार्केटिंग जो प्रारंभ होती है वो विपणन शोध से प्रारंभ होती है। तो इसमें जो मार्केटिंग है उसके विभिन्न पहलुओं से जुड़े सभी तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण सम्मिलित होता है। मतलब जो मार्केटिंग रिसर्च है वो केवल प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस्ड नहीं है, आपको मार्केटिंग रिसर्च में ये भी देखना होता है कि मार्केट कैसा है, ठीक है ना। मार्केट के अंतर्गत आपका वितरण वाले माध्यम कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीके से आप वितरण कर सकते हैं, परिवहन की कौन कौन सी नीतियां आप अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। तो विपणन में क्या होता है, शोध, इसमें मैंने आपको बताया विपणन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े सभी तथ्यों का संग्रहण और विश्लेषण सम्मिलित होता है मार्केटिंग रिसर्च में। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत ग्राहक की आवश्यकताओं और खरीदने की आदत आप देखते हैं, उनको क्या चीजें पसंद हैं वो चीजें आप देखते हैं। बाजार का स्पर्धात्मक स्वरूप, बाजार में कंपटीशन किस प्रकार से है, आपका कंपटीटर किस प्रकार के प्रोडक्ट बना रहा है वो भी आप देखते हैं। चालू कीमतें, उस समय मार्केट में कीमतें कैसी हैं आपके प्रोडक्ट की, वो आप देखते हैं। फिर वितरण नेटवर्क कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस किस टाइप के हैं वो आपको देखना पड़ता है, वो भी ध्यान में रखना होता है, उसकी भी आपको विश्लेषण करनी पड़ती है। विज्ञापन की प्रभावपूर्णता, किस प्रकार के विज्ञापन मार्केट में चल रहे हैं, और कौन कौन से किस प्रकार का विज्ञापन आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको ज्यादा प्रभावशाली आउटपुट मिले, ठीक है ना, आपका माल ज्यादा से ज्यादा बिके, ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़े उस माल की। इस सब से संबंधित सूचनाएं आपको इकट्ठा करना होती हैं और उसका विश्लेषण करना होता है, ठीक है।
तो ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं? विपणन शोध में, यानी कि मार्केटिंग रिसर्च में। अगली बात आती है उत्पाद योजना और विकास। तो आप लोगों को पता है कि जो मार्केटिंग है वो जब उत्पादन होता है उससे बहुत पहले पिक्चर में आ जाती है, ठीक है ना। जो जो उत्पादन आप फैक्ट्री के अंदर करते हैं उससे पहले आपको मार्केटिंग की चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। तो आप ग्राहक की आवश्यकताओं के बारे में सूचना एकत्र करते हैं और फिर निर्णय लेते हैं कि आपको क्या उत्पाद बनाना है, क्या उत्पाद तैयार करना है, ठीक है ना। अतः विपणन का कार्य ग्राहक के लिए उत्पाद की योजना और उसकी रूपरेखा बनाने से शुरू होता है, ठीक है ना। इसे पहले से ही उपलब्ध उत्पाद में कुछ परिवर्तन और संशोधन करके भी किया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ओवरऑल एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आओगे। हो सकता है कि जो पहले से मौजूद प्रोडक्ट है उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करें, कुछ परिवर्तन करें, कुछ संशोधन करें और वो प्रोडक्ट ग्राहकों को पसंद आ जाए, उपभोक्ताओं को पसंद आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उत्पाद योजना और विकास का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नया कोई उत्पाद आप लेके आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अगली बात है खरीदना और एकत्र करना। तो विपणन का जो मार्केटिंग के एक हिस्से के रूप में खरीदना और एकत्र करने का अर्थ है आवश्यक माल को पुनः विक्रय के लिए खरीदना और उसका एकत्र करना, ठीक है ना, उसको इकट्ठा करना। तो आवश्यक माल को मतलब अगर आप विपणन में जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग में जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो माल को खरीदते हैं और दूसरे लोगों को बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे जो मार्केटिंग का जो ये काम है जिसमें कि केवल आपको खरीदना और बेचना है, वो व्यावसायिक संगठनों के उस रूप से संबंधित है जो क्रय विक्रय गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो उनका काम केवल खरीदना और बेचना होता है। अगर आप निर्माण वाली बात करें, ठीक है ना, तो अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण से जुड़े संगठनों के संदर्भ में इसका अर्थ है कच्चे माल और घटकों की खरीद से, ठीक है ना। तो आपको जो कच्चा माल है उसको खरीदना है और इकट्ठा करके रखना है ताकि आप नए माल का निर्माण कर सकें, ठीक है ना, उत्पाद का निर्माण कर सकें। अगली बात आती है पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग का क्या अर्थ होता है? पैकेजिंग का अर्थ होता है उपभोक्ता की सुविधा के अनुसार माल को आकर्षक डिब्बों में या थैलियों में रखना, ठीक है ना। तो ये इसका अभिप्राय है। इस संबंध में आपको ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पैकेज का आकार क्या होना चाहिए, उसका माप क्या होना चाहिए और पैकेजिंग में प्रयोग लाई जाने वाली सामग्री कौन सी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो उत्पाद है वो किस प्रकार का है। अगर वो शीशे का है तो आपको अलग ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो मेटल का है तो अलग ध्यान रखना पड़ेगा, अगर वो उसमें कुछ लिक्विड है, कुछ तरल पदार्थ है तो उसमें आपको अलग तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको चीज़ें पैकेज का आकार कैसा होगा, माप कैसी होगी, ये सारी चीज़ों की जो है ध्यान में चीज़ें रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो आप माल को बोतलों में रख सकते हो, डिब्बों में पैक कर सकते हो, कांच के डिब्बों में रख सकते हो, पेपर में रख सकते हो, प्लास्टिक के बने थैलों आदि में भी पैकेजिंग आप उसकी कर सकते हो, ठीक है ना। आपके पास 50 तरीके की पैकेजिंग उपलब्ध है। आप ये देख सकते हो कुछ घर में काम आने वाली चीज़ें हैं जो कि विभिन्न प्रकार की पैकेजिंग में रखी गई हैं, ठीक है ना। और वो पैकेजिंग आकर्षक भी होनी चाहिए, दिखने में भी सुंदर होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि जो पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग आप एक शब्द सुनोगे ये जो यहाँ लिखा हुआ है और एक शब्द सुनोगे आप पैकिंग, ठीक है ना। तो पैकिंग का मतलब तो होता है जो माल आप भेज रहे हो अपने बेचने के लिए, उसको जब भेज रहे हो, जब परिवहन के अंदर वो जा रहा है तो आप उसको किस प्रकार से पैक करके भेजोगे, ठीक है। तो पैकिंग का मतलब वो होता है और पैकेजिंग का मतलब होता है माल को बोतलों, डिब्बों या किसी भी इस प्रकार के चीज़ों में आपको पैक करके भेजना, ठीक है ना, जो जिसको कि कंज्यूमर सीधा कंज्यूमर खोलेगा। जो आप पैकिंग करते हो, पैकिंग को आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहाँ पर कि आप माल भेज रहे हो वहाँ पर खोला जाता है, ठीक है ना, उसको ग्राहक नहीं खोलता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है पैकेजिंग में और पैकिंग में, याद रखिएगा आप इस चीज़ को। इसके बाद बात आती है मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और श्रेणीकरण की, ग्रेडिंग की। तो मानकीकरण का यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन का अभिप्राय है आकार, डिजाइन, रंग और अन्य गुणों के आधार पर माल के उत्पादन के मानक को तैयार करना और विकसित करना, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए, उनके आकार के हिसाब से कि अगर आकार आपका, आप अगर सेब उगा रहे हैं तो सेब किस आकार का हो, उसका डिजाइन कैसा हो, ठीक है ना, वो किस किस रंग का होना चाहिए, ठीक है ना। उसके आधार पर आप माल के
उत्पादन के मानक को तैयार और विकसित करते हैं। आप उस हिसाब से पानी की व्यवस्था करेंगे पेड़ों के लिए, ठीक है ना, उस हिसाब से खाद की व्यवस्था करेंगे, ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड बना लेंगे आप। तो यदि उत्पादकों का मानकीकरण किया गया है, उत्पाद अगर आप मानकीकृत उत्पाद बना रहे हैं, तो ग्राहक उस उत्पाद की पहचान करने में और उसकी विशेषताओं को अच्छे प्रकार से जानने में सक्षम होते हैं। उनको पता रहता है कि ये जो उत्पाद है इसका कलर ऐसा होगा, इसमें से खुशबू इस प्रकार की आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह माल के जो नमूने हैं, ठीक है ना, माल के जो नमूने होते हैं उनका विवरण के आधार पर विक्रय किया जा सकता है। मानकीकरण से उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता में विश्वास दिलाकर उसका विक्रय संवर्धन में भी सहायता मिलती है। मतलब अगर आपका जो माल है वो एक स्टैंडर्ड का होता है, हर बार उसी स्टैंडर्ड का निकलता है, तो आपके माल की डिमांड ज्यादा होगी और आपका जो विक्रय संवर्धन है उसमें भी ये चीज सहायता करेगी। अब दूसरी बात आती है श्रेणीकरण की। तो श्रेणीकरण का मतलब होता है ग्रेडिंग करना। तो आपको जो माल है उसको आप अलग अलग ग्रेड में डाल देते हो। जैसे इस यहाँ पर अधिकतर ये चीज जो की जाती है वो फल वगैरह की जाती है। तो श्रेणीकरण का अर्थ होता है उत्पाद का आकार और गुणवत्ता से संबंधित किन्हीं पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर भिन्न भिन्न श्रेणियों में चीजों को बांटना, ठीक है ना। तो श्रेणीकरण किसमें काम आता है? कृषि, जंगल और खनिज उत्पादों जैसे कपास, गन्ना, कच्ची धातु, कोयला, लकड़ी आदि के लिए आवश्यक होता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे गन्ना है मान लीजिए, तो गन्ने का एक पूर्व निर्धारित एक आकार होगा, एक साइज होगा, उसकी एक मिठास होगी, उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो आप देखकर ये पहचान सकते हो कि कौन सा गन्ने की आपको कौन सा गन्ना किस श्रेणी का है, ठीक है ना। आप उसको एक निश्चित श्रेणी में डाल देते हो। तो जब आप माल को बेचने जाते हो तो ग्राहक उसको देख के पहचान जाता है कि ये सही ग्रेड का है या नहीं है, ठीक है। तो आप कई बार जो निर्माता होते हैं वो अपने आप अपने उत्पादों का श्रेणीकरण कर लेते हैं, ठीक है ना। अगली बात आती है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग का अर्थ होता है उत्पाद को दूसरे उत्पाद से अलग दिखाने के लिए कोई आकर्षक नाम हो या लोगो हो या कोई चिन्ह हो, ठीक है ना। इन सब से उसकी नाम या पहचान बना दी जाए, ठीक है ना, जिससे कि वो उत्पाद उसी नाम या पहचान चिन्ह से जाना जाए, ठीक है ना। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो HUL कंपनी है उसके द्वारा तैयार किए गए डिटर्जेंट पाउडर का नाम का जो ब्रांड नेम है वो है सर्फ। तो आप देखते होगे इतना फेमस हो गया सर्फ कि आजकल जो आप लोग देखते हो डिटर्जेंट को आप लोग सर्फ बोलते हैं कि सर्फ से धो लीजिए, ठीक है ना। कई बार वो दूसरी कंपनी का यूज कर रहे होते हैं लेकिन नाम उनको सर्फ का ही याद आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, एक तरह से एक ब्रांड नेम हो गया, ठीक है ना, ब्रांडिंग कर दी उसकी कंपनी ने। इसी प्रकार से जैसे टूथपेस्ट के लिए आप कॉलगेट, ठीक है ना, कॉलगेट एक ब्रांड है। ऐसे ही साबुन के लिए अगर आप देखें तो लक्स, ठीक है ना, आपके नाम से एकदम से लक्स का नाम निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप ये बहुत सारे प्रकार के ब्रांड हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखता है, ठीक है ना। अगली बात आती है उत्पाद का मूल्य निर्धारण। तो ये भी विपणन की एक क्रिया है। तो मूल्य निर्धारण से क्या होता है, मूल्य निर्धारण में उत्पाद को तैयार करने में लगी कीमत, ग्राहकों को खरीदने की जो खरीदने की क्षमता है वो, और स्पर्धा में अन्य उत्पादों की कीमत, ये सारी जैसी ऐसी बातों को अपने ध्यान में रखना होता है। आपको ये देखना होता है जब आप अपने जो प्रोडक्ट है उसका पैसा जो आपको कितने मूल्य पे उसको बेचना है उस मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो आपको जितने पैसे में वो चीज बनी, आपकी वो जो प्रोडक्ट बना कितना पैसा उसके अंदर लगा, साथ में जिसको आपको बेचना है वो उसके खरीदने की कैपेसिटी क्या है, वो बहुत पैसे वाला है या गरीब है, कैसा है, वो इस माल को खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, उस जितना पैसा आप मांगोगे उतने पैसे में, ठीक है ना। और साथ में जो कंपटीटर हैं आपके, जो दूसरी कंपनी आपके तरीके का माल बना रही है उसके उत्पादों की कीमत क्या है, ठीक है। तो ऐसी बातों को दृष्टि में रखते हुए उत्पाद के मूल्य निर्धारण से संबंधित निर्णय करा जाता है उत्पाद के मूल्य निर्धारण में, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है क्योंकि ये बिक्री के साथ साथ लाभ को भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। हो सकता है कि आप अपने जो माल है उसकी कीमत कम तय कर दें तो ये आपकी बिक्री तो बढ़ा देगा लेकिन लाभ नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जब कीमत कम है तो आपको प्रति वस्तु जो है कम लाभ प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि कीमत कम है,
ठीक है, जो बेचने वाली कीमत है वो कम है, लेकिन जो आपकी कीमत लगी है वो तो उतनी ही होगी, जो लागत है, जो कॉस्ट है वो तो उतनी ही होगी। तो जो आपका प्रॉफिट क्या होता है, वो जो आपका जो कॉस्ट होती है, ठीक है, जो प्राइस होता है, जो जो आप मूल्य बाजार से लेते हैं उसमें से आप कॉस्ट को घटाते हैं, तब आपका लाभ निकलता है। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आपको जो उत्पाद का मूल्य निर्धारण है वो बहुत एक क्रूशियल डिसीजन होता है, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन होता है। अगली बात आती है उत्पाद का संवर्धन। तो संवर्धन मतलब अगर आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के प्रमोशन में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? आपका एडवर्टाइजिंग होती है, विज्ञापन होता है, व्यक्तिगत विक्रय यानी कि पर्सनल सेलिंग होती है, विक्रय संवर्धन होता है, ठीक है, सेल्स प्रमोशन होता है, और प्रचार, ठीक है ना, उसका उसको उसको क्या करना, उसको आप मतलब दिखाना लोगों को, बताना लोगों को उसके बारे में, ये सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना, तो सभी संवर्धन गतिविधियों में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? वर्तमान और भावी ग्राहकों से संवाद, जिसके द्वारा उन्हें उत्पाद, उसकी विशेषताओं, मूल्य, उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है ना, तो जो आपके वर्तमान ग्राहक हैं, जो आपसे माल लेते हैं, या फिर जिनको कि आप देखते हो कि वो माल आपसे ले सकते हैं, जो कि भावी हैं, हो सकता है भविष्य में आपसे माल लेने लग जाएं। ठीक है, तो उनसे आपको क्या करना है? उनसे संवाद करना है, उनको बताना है। क्या बताना है? उन्हें उत्पाद के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके कितने मूल्य का है, उसकी उपलब्धता क्या है, कब कब आपको वो माल मिल जाएगा, इन सब के बारे में जानकारी आपको, जो आपके या तो एग्जिस्टिंग ग्राहक हैं या फिर जो कि फ्यूचर में होने वाले ग्राहक हैं, ठीक है ना, उन सबको ये चीजें बतानी पड़ती हैं, उनके साथ संवाद करना पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? उत्पाद संवर्धन का उद्देश्य है ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अगली बात आती है वितरण की। तो वितरण का संबंध उन गतिविधियों से होता है जो ग्राहक तक, ठीक है ना, उत्पाद की बिक्री के लिए और उसकी भौतिक स्थानांतरण के लिए की जाती है। ठीक है ना, मतलब आपको जो माल है वो फैक्ट्री से निकालकर अब ग्राहक तक पहुंचाना है। तो जितनी भी जो एक्टिविटीज इसमें की जाएंगी फैक्ट्री से लेके ग्राहक तक पहुंचने में, वो सारी वितरण के अंतर्गत आती है। तो उत्पाद की बिक्री में थोक और फुटकर विक्रेता मध्यस्थ के तौर पर और उनकी सेवाएं उत्पाद को सुविधाजनक स्थलों तक लाने तथा अंतिम ग्राहक तक बिक्री के लिए ली जाती है। ठीक है, तो दो प्रकार के इसमें से सेलर आते हैं, दो प्रकार के विक्रेता आते हैं। एक तो होता है थोक विक्रेता और एक होता है फुटकर विक्रेता। मतलब जब आप माल को अपने फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहें तो उसमें आपको दो प्रकार के ग्राहक, दो प्रकार के विक्रेता बीच में आते हैं, जिनको बिचौलिया या मध्यस्थ भी आप कहते हैं। ठीक है ना, वो होते हैं थोक और फुटकर विक्रेता। तो जो थोक विक्रेता होते हैं वो बड़ी मात्रा में माल कंपनी से कलेक्ट करते हैं, फैक्ट्री से लेते हैं, ठीक है ना, और छोटी छोटी मात्रा में माल फुटकर विक्रेताओं को बेचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर जो फुटकर विक्रेता होते हैं ये माल किसको बेचते हैं? ग्राहकों को बेचते हैं। तो एक प्रकार से वो बीच की कड़ी का काम करते हैं। कौन? दोनों, थोक और फुटकर विक्रेता। ठीक है ना, तो भौतिक स्थानांतरण क्या होता है? भौतिक स्थानांतरण इसमें भंडारण और माल को उत्पादन केंद्र से विक्रय केंद्र तक ग्राहक तक पहुंचाने के लिए माल के परिवहन की व्यवस्था सम्मिलित है। तो भौतिक स्थानांतरण में परिवहन की व्यवस्था भी सम्मिलित होती है। भौतिक मतलब किसी चीज को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना, ठीक है ना, पहुंचाना। अगली बात आती है विक्रय की। तो विक्रय क्या है? विक्रय वितरण की एक बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके द्वारा माल और सेवाओं का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता के पास मूल्य के प्रतिफल स्वरूप हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम? माल या सेवाओं का स्वामित्व दे रहे हैं, उसको ओनरशिप दे रहे हैं। किसको? विक्रेता को। विक्रेता से क्रेता को दे रहे हैं। ठीक है ना, तो विक्रेता अपनी स्वामित्व किसको दे देता है? क्रेता को दे देता है वो, और क्रेता उसको क्या देता है? विक्रेता को उसके बदले प्रतिफल के स्वरूप में क्या मूल्य देता है? क्या देता है? मूल्य। वो पैसा देता है उसको, और जो विक्रेता है वो उसको उसका स्वामित्व दे देता है। तो विक्रय की प्रक्रिया को शुरू और पूरा करने के लिए विक्रेता को भावी खरीदार को माल की उपलब्धता के बारे में, उसकी प्रकृति तथा उत्पाद से लाभ के बारे में, मूल्य के बारे में तथा वस्तु उसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है उसके बारे में सूचित करना पड़ता है। ठीक है ना, तो विक्रय के लिए ये चीजें बतानी आपको ग्राहक को जरूरी है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया में वो ग्राहक की उत्पाद में रुचि पैदा करवाता है और उसे क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, उसको प्रेरणा देता है कि आप ये माल को लीजिए, ये आपके काम की चीज है।
इसके पश्चात आता है संग्रहण और भंडारण। तो संग्रहण और भंडारण भी बहुत ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं। इनके माध्यम से क्या होता है, इनके माध्यम से जब उत्पाद है उसको क्रय करने अथवा उत्पादन के समय से उसे विक्रय के समय तक सुरक्षित रखने के जो एक्टिविटी है वो संग्रहण है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो संग्रहण का अर्थ वस्तुओं को ग्राहकों द्वारा खरीदने और उन तक पहुंचाने से पहले उसे सुरक्षित रखने के लिए उचित व्यवस्था करना होता है। ठीक है ना। भंडारण जो होता है वो संग्रहण का पर्यायवाची है, लेकिन साधारणतः जब हम भंडारण की बात करते हैं तो हम बड़े पैमाने पर माल और वस्तुओं की सुविधाजनक संग्रहण के लिए करते हैं बात। ठीक है, तो भंडारण का मतलब है बड़ी मात्रा में, बड़े पैमाने में माल को इकट्ठा करना, माल को एक जगह पे रखना। ठीक है, तो विपणन में कच्ची सामग्री और तैयार माल दोनों का भंडारण किया जाता है ताकि कंपनी में बाद में उत्पादन कर सके और या फिर उसका पुनः विक्रय कर सके। दोनों चीजें होती हैं, कच्चे माल का भी आप भंडारण करते हैं और तैयार माल का भी भंडारण करते हैं। अगली बात आती है परिवहन की। तो परिवहन क्या होता है, परिवहन का अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भौतिक रूप से पहुंचाना। विपणन में एक गतिविधि के तौर पर परिवहन का अर्थ कच्चे और तैयार माल को उत्पादन स्थल से उपभोग तक या फिर उपयोग के स्थल तक भौतिक रूप से पहुंचाना होता है। ठीक है ना। आप कच्चा माल अगर ला रहे हैं तो कच्चा माल जहां बन रहा है वहां से फैक्ट्री तक लाना परिवहन के अंतर्गत आएगा, और जब आपका माल तैयार हो गया तो उसको ग्राहकों तक पहुंचाना ये भी परिवहन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो माल को विभिन्न साधनों जैसे रेल, सड़क, पानी, इन सब के रास्ते और हवाई रास्ते आदि के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई परिवहन में। तो आज हमने बात करी कि मार्केटिंग में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, विपणन में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल हैं, कौन कौन सी गतिविधियां शामिल हैं। अगली बार हम बात करेंगे, अगला जो पार्ट शुरू करेंगे वो हम विपणन मिक्स के बारे में बात करेंगे, मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे नंबर्स को नोट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और साथ साथ आपसे फिर वही एक अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।